myself डॉक्टर दीपेश मेघवानी। ओबेसिटी के कारण क्या क्या तकलीफें आती है वो डिस्कस करेंगे। मेरा डिस्कस करने का कारण ये है, देखिए बहुत बारी अभी अभी ऐसा हो जाता है कि एक ओबेस पेशेंट है आपके पास में एंड ही और शी हैज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब आपको जो जन्म से नहीं रहती है, आप बाद में उसको अपना दोस्त बनाते हैं, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज या थायराइड है जो भी है। देखिए जो भी अगर कोई भी बीमारी जो जन्म से नहीं है और बाद में हुई है, मतलब आपने उसको दोस्त बनाया अपना, वो आपको भगवान ने नहीं दिया है, आपने उसको बुलाया है। तो टाइप 2 डायबिटीज है। हाइपरलिपिडेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब साइनस हो जाते हैं और खराटों की वजह से नींद टूटती है या फिर सांस लेने की वजह से नींद टूटती है। हाइपरटेंशन है मतलब बीपी बढ़ रहा है बार बार। ऑस्टियोआर्थराइटिस है मतलब आपके घुटने खराब हो रहे हैं। ये 5 चीजें जो ना बेसिकली देखने को मिलती है। तो बहुत बारी क्या होता है, हमको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? आपकी जड़ है मोटापा, आपका फल है डायबिटीज, आप फल काट रहे हो। आपको फल नहीं काटना है, आपको जड़ को काटना है। अगर आपको पेड़ हटाना है तो फल को हटाना है तो दैट इज ओके, है ना। जैसे क्या होता है, अगर हम घर पे धुआं करें बहुत तो जाले आएंगे। आप जाला कितने बार साफ करेंगे? राइट, आपको तो घर का धुआं कम करना पड़ेगा ना। यही कारण होता है कि हमको ये चीज समझना जरूरी है कि मोटापा, मोटापे के कारण अगर ये परेशानी है तो आपको सबसे पहले मोटापा कम करना है। अदरवाइज आप कितनी ट्रीटमेंट कर लो, है ना, चाहे आप टाइप 2 डायबिटीज की ट्रीटमेंट कर लो, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल की ट्रीटमेंट कर लो, चाहे नींद की ट्रीटमेंट कर लो, आपको तकलीफ जाएगी ही जाएगी। और होता क्यों है? पहले डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज एज पर आयुर्वेदा ये बोलता है कि आपके ब्लड में एक्सेस क्लेद है, मतलब एक्सेस बोलना चाहिए चिपचिपापन है, राइट। डायबिटीज जो है, तो ये मोटापे के कारण क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वहां पर आपके जो फैट जो आते हैं वो धीरे 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 ब्लड में आने लगते हैं और वो आपको मिलता है टाइप 2 डायबिटीज में। हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया भी सेम है, थोड़ा ही फर्क है उसमें भी। इस केस में बस ये रहता है कि आप मीठे की जगह में आपका ग्लूकोज जो है उसकी जगह में आपको जो कफ दोष मैं बोलता हूँ हर बार, या फिर कोई भी चिपचिपापन या ऐसी गंदगी जो आपके ब्लड इसमें चिपक जाती है, आपकी नसों में चिपकती है या हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करती है, दैट इज हाइपरलिपिडेमिया। और आप देखिएगा दोनों में ही हम मेटाबॉलिक स्टेज 2 चलाते हैं या हम एडिलिपो चलाते हैं, ओमेगा चलाते हैं। क्यों? तो हमको पता है कि कारण क्या है। भाई आपको अगर पता है कि ये जड़ ज्यादा गहरी नहीं है और आप खींच के निकाल सकते हैं, तो आप वैसी जड़ को खींच के ही निकालेंगे, कभी भी अपना औजार नहीं चलाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि हम ऐसे सिमुलेटर्स जो में एक प्रोटोकॉल चालू करते हैं। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं वैसे ही नाक में आपके ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। तो नींद, सांस लेने में तकलीफ होती है। जब आप सुपेन पोजीशन में आते हैं, सोने की अवस्था में आते हैं, तो सांस नहीं आती है या खर्राटे की जोर से आते हैं, बहुत लोगों की नींद टूट जाती है। ये बहुत लोगों ने दिया होगा, किया होगा कि नाक ये होता है और एकदम जोर से खर्राटे रहते, तो जब गहरी नींद से पहले की नींद रहती है ना वो टूट जाती है उनकी, और उनको बार बार ही तकलीफ आती है। और दूसरा, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो ये भी चीज हमको ध्यान देनी है। चौथा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या है? बीपी बढ़ती है। बीपी क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है हार्ट के लेवल में या नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और आपके हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ेगा ताकि ब्लड हर जगह तक पहुंचे, तो वो आपको हाई बीपी क्रिएट करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? आपका वजन अगर 100 किलो है तो आपके घुटने पे एटलीस्ट 250 केजी मतलब 250 किलो का वजन आप जब चलते हैं तो पड़ता है। क्यों? क्योंकि घुटने ही वेट बेयरिंग जॉइंट्स है, घुटने, कमर और एंकल जॉइंट। जब हम चलते हैं तो वो घुटनों पर आता है। तो ये जो मूवमेंट होते हैं ना ऐसे ऐसे हमारे घुटने के, वहां पर जो ग्रीस रहती है, एक सामान्य भाषा में हम बात करें जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो ग्रीस खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर बोलता है भाई तेल खत्म हो गया है आपके घुटने का, आपको सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर के दरवाजों में भी ऐसा होता है, आप देखिएगा उसमें हम तेल नहीं लगता ना तो वो ची 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 आवाज करने लगते हैं, और हम उसमें तेल डाल देते हैं वो ठीक हो जाता है। सिंपल आयुर्वेद भी यही बोलता है कि अगर आपके घुटने ऐसे हैं तो आप उसमें तेल लगाइए, थोड़ी चिपचिपी चीजें खाइए जैसे कि भिंडी है या फिर और ऐसे जो लसदार पदार्थ है, फ्रूट्स है, वो खाइए। लेकिन कब?
जब आपका वजन कम है। आप इधर से भिंडी खा रहे हैं और मुनगा खा रहे हैं और अच्छी चीजें खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, लेकिन आपका वजन ही 100 किलो से ऊपर है, तो आप कितना भी उसको नरिश कर लीजिए, वो बार बार आपका आवाज करेगा ही। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि ये तकलीफ हमको होती ही है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली कब होगी? जब वो चलना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये चीजें हमको ना ओबेसिटी के बाद में ये देखना पड़ता है ना। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है हमको, या हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो हम इसमें छह प्रोटोकॉल्स ऐड करते हैं, है ना। वेट कंट्रोल, कैलोरी कंट्रोल, मोर वेजिटेबल, हेल्दी स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और वाटर बैलेंस। इसके पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ जो हम मेडिसिन यूज करेंगे डे जो में, हम क्या मेडिसिन यूज करेंगे। हमने 3 प्रोटोकॉल बनाए हैं इसके लिए, मेटाबॉलिक स्टेज 1, मेटाबॉलिक स्टेज 2, मेटाबॉलिक स्टेज 3। ये तीनों स्टेजेस आपको कल्पना मैडम या आसिफ सर आपको भेजते हैं बराबर, है ना। अब इसका कारण क्या है, ये 3 स्टेज में क्यों बनाओ? तो कि एक एक जो स्टेज है वो माइल्ड स्टेज है, स्टेज 1 माइल्ड स्टेज है। मतलब जैसे आपका आपकी हाइट है 5 फीट 5 इंच, अगर देखिए हम कैसे मानेंगे कि वो कोई भी आपका जो पेशेंट है वो ओवरवेट है। अगर हाइट है 5 फीट 5 इंच, तो 12 पंचे 60 और 5 65, 65 इंचेस उसकी हाइट होती है। तो अगर वो 65 किलो से ऊपर है ना, तो आप उसको ओवरवेट पकड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 इंच का आप 1 किलो उठा सकते हैं। ग्रॉस लेवल पे रफ आइडिया ये रहता है कि आप जितने इंचेस है उतना अगर केजी है तो ठीक है, चलता है, मैनेजेबल है। उससे अगर 65 इंच की हाइट है, 5 फीट 5 इंच की हाइट है और 70-72 किलो वजन है ना, तो वहां पर आपको मेटाबॉलिक स्टेज 1 चालू करना। जहां लगता है कि नहीं थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा कर लेगा तो फिट हो जाएगा, या बहुत से लोग बोलते नहीं यार मेरे को ठीक लगता है सर, थोड़ा पेट खराब रहता है और थोड़ा वजन बढ़ रहा है, या खर्राटे ज्यादा आ रहे हैं और थोड़ा सा पेट निकल रहा है और पेट खराब रहता है, तो आप मेटाबॉलिक स्टेज 1 चालू कर दीजिएगा। स्टेज 1 क्या है, वो आपको कंपनी से पूरा लिखित में मिल जाएगा। उसमें कुछ दवाइयां हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं एक्सरसाइज के, और कुछ खाने के तरीके हैं कि आपको ये चीज नहीं खानी है, वो चीज नहीं खानी है। ये 3 चीजें उस प्रोटोकॉल में है, चाहे स्टेज 1 हो, चाहे स्टेज 2 हो, चाहे स्टेज 3 हो। स्टेज 1 माइल्ड लोगों के लिए, बहुत जब हल्का फुल्का पेट निकला है, सेठ आदमी है, दिन भर बैठा है, काम वाम कुछ नहीं है, फिर भी हेल्दी रहना चाहता है, ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकता, एज हो गई है 50+ है, स्टेज 1 चालू कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टेज 2 में कौन है? जिसको डॉक्टरों ने खतरा बोला है, भैया खतरा है, 1-2 महीने बाद आके ऑपरेशन करवा लेना, नहीं तो अटैक आ जाएगा। तो वहां स्टेज 2 चालू करना है। वहां स्टेज 2 कैसा, एक ये हो गए। और जो लोग 100 के अंदर है, मतलब 85 to 90 kg के हैं, क्योंकि 6 फीट की हाइट में भी आपको 72 इंच ही आने वाले हैं। उसके बाद में अगर आप 85 to 90 100 kg के अंदर है, तो आपको स्टेज 2 चालू करना है इन एनी कंडीशन, है ना। उनको बता दीजिए कि स्टेज 2 में ये प्रोटोकॉल आता है, ये करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा होता है ना। उसके साथ में अगर पेशेंट सिर्फ मोटापे पे है, तो सिर्फ मेटाबॉलिक स्टेज 2। मोटापे के साथ में डायबिटीज है, तो मेटाबॉलिक स्टेज 2 प्लस डायबिट 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। मोटापे के साथ में अगर हार्ट का इश्यू है तो एडिलिको। मोटापे के साथ में अगर ऑर्थराइटिस है तो ऑर्थोफिक्स। आप उसके साथ में एडअप कर सकते हैं। ये सीक्रेट रेसिपी रहती है कि हाँ चलो डायबिटीज वालों को देखिए हमने डायबिटीज भी कंट्रोल कर लिया, और मेटाबॉलिक स्टेज 2 से आपका डायबिट तो कंट्रोल होगा ही होगा, मोटापा भी कंट्रोल हो जाएगा। मैं बहुत बारी डायबिट में सिर्फ मेटाबॉलिक स्टेज 2 चलाया मैंने, और हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स लिए। इवन तो HbA1c जो रहता है ना 6.6 रहना चाहिए एक हेल्दी पर्सन का, 6 to 6.6, या एज होती जाती है तो 5.7 तक पहुंचता है। लेकिन हमने 9-10 तक के जो HbA1c से हम उसको हमने बॉर्डर में लाया था सिर्फ मेटाबॉलिक स्टेज 2 से। क्यों? क्योंकि उनको ये जरूरत थी, उनको डायबिट का जरूरत नहीं था। तो आपको ये क्रैक करना जरूरी है। फिर भी अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं हमको डायबिटीज के लिए कुछ देना है, एलोपैथी नहीं खाना चाहते, तो उनको आप डायबिट स्टार्ट कर सकते हैं डायबिटीज के केस में। बीपी के केस में या हार्ट का ब्लॉकेज है तो आईडीली को चालू किया जा सकता है।
और कुछ दिक्कत है या घुटने खराब हो रहे हैं तो वहाँ कैल्शियम और ओमेगा स्टार्ट कर सकते हैं। कैल्शियम शाम को 6 बजे ही 2 गोली देना है, इनफ है बेसिक लेवल पे। ओमेगा 1 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना, दैट इज इनफ। इतना करने से आपकी 50-60% परेशानियां पहले महीने में ही खत्म हो जाती है। अब ट्रिक क्या रहती है, जैसे मान लो कि आपने मेटाबॉलिक स्टेज 1 चालू किया या मेटाबॉलिक स्टेज 2 चालू किया या मेटाबॉलिक, हम पहले मेटाबॉलिक स्टेज 3 बात कर लेते हैं। अब जो 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर भाई 6 फीट का भी आदमी है, हाँ 12×72 इंच का आदमी है और 100 किलो से उस पार है, तो उसको मेटाबॉलिक स्टेज 3 चालू करना है। इसमें थोड़े से टफ है बट इससे वजन कम होगा, है ना। ये स्टार्ट करना है। सेम इसमें भी वैसे प्रोटोकॉल आएगा। डायबिटीज है तो ये चालू करना है, डायबिट थायराइड है तो एडिलिपो चालू कर सकते हैं, ओमेगा चालू कर सकते हैं कंडीशन देख करके। इसके साथ में अगर और कोई परेशानी है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेटाबॉलिक स्टेज 3 ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें आपको कुछ और एडिशनल एडअप करना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में ट्रिक क्या रहती है, जैसे आपने मेटाबॉलिक स्टेज 1 चालू किया, लेट अस सपोज आपका पेशेंट 5 फीट 5 इंच का है, 65 इंच का हुआ और उसका वेट है 80 kg। मोस्टली फीमेल्स में ऐसा होता है। अब वो फीमेल 80 kg की है और आपने मेटाबॉलिक स्टेज 1 चालू किया, 1 महीने में उसने 2 किलो वजन बस कम किया, बट उसको हल्का लग रहा है, उसके इंचेस लॉस है, कपड़े उसके ढीले होने, तो आप उसको छेड़िए मत। सेकेंड मंथ में मेटाबॉलिक स्टेज 2 चालू कर दीजिए। उसको बोलिए कि हम एक एडवांस प्रोटोकॉल में जा रहे हैं और हम मेटाबॉलिक स्टेज 2 चालू करेंगे। बहुत से लोगों को क्या होता है, फीमेल्स में स्पेशली, मोटापे के साथ में ना पीसीओडी भी रहता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा अरे सर मेरा वजन तो 100 किलो है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। अगर फीमेल है तो पीसीओडी रहेगा रहेगा, मेंस्ट्रुअल इशू रहेगा ही रहेगा, है ना। डायबिटीज मिलेगी मिलेगी, थायराइड मिलेगा मिलेगा, बीपी मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उन्होंने अपनी बॉडी में इतना गंदगी कचरा रखा रहता है ना कि वो चीजें ब्लॉक कर रहे होते हैं, और जहां पर जो चीज ब्लॉक हो गई ना वो दिक्कत आएगी। जैसे अभी ये मेरे पीछे स्विच बोर्ड, अगर मैं बटन दबाऊं तो लाइट बंद हो जाएगी, राइट। अगर मेरे इस बटन में से कोई डिस्कनेक्शन है तो वो नहीं होगा, बट मैं कितना भी बटन बंद करूं वो काम ही नहीं करेगा। वैसे ही बॉडी में भी होता है। अगर आपके किसी भी नस में या किसी भी चैनल में ब्लॉकेज है या चैनल में दिक्कत है तो वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। क्या होता है, मोटापा बढ़ने की वजह से भाई, जितना भाई आप पेट बढ़ रहा है, हाथ बढ़ गए, बटक बढ़ गए, अंदर भी तो फैट जाता है, अंदर भी तो क्रिएट हो रहा है ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज क्या करता है, आपके जो सिस्टम रहते हैं ना चैनल, उसको ब्लॉक करता है। तो ऐसे लोगों में आपको ये दिखने को मिलेगा कि उनको उत्साह नहीं रहेगा कोई भी चीज को, छोड़ो ना यार बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, या वो 100-200 कदम चलेंगे तो भी थक जाएंगे, हाँफ जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको पूरा उनका उनका प्रोटोकॉल लेना, भाई शुरू से मोटा है क्या, या मोटापा कब से स्टार्ट हुआ है, मोटापे के साथ में और कौन कौन सा परेशानी है, ईटिंग हैबिट्स क्या है, सुबह उठने से लेके शाम रात सोने तक के क्या करता है, आप ये पूछेगा। क्योंकि आइडियल रूटीन क्या है, आप सुबह 6 बजे उठें। जैसे मैंने बोला ना कि आपको हमारा बॉडी बायोलॉजी क्लॉक सूर्य के हिसाब से चलता है, तो आप उनको सुबह 6 बजे उठाइए, फ्रेशन अप, अगर फ्रेश नहीं हो पा रहा है तो पतझड़ चूर्ण वगैरह ऐड करके फ्रेश होने को लगाइए। इसके बाद में सूर्य नमस्कार की स्लाइड आपको दिखाऊंगा, वो करने को लगाइए। या आप जो भी स्टेज चलाएंगे ना, मेटाबॉलिक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसमें भी आप एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप वो करवा सकते हैं, वो करवाइए। उसके बाद में उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम और कपालभाति करने को बोलिए। ये करने के बाद में उनको बोले कि नाश्ते में ही आइदर फ्रूट्स ले लें या सैलेड ले लें, या हल्का। सबसे अच्छा एक जो डाइट रूटीन बनता है ना, सबसे इजी वो ये है कि आप मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाएं और सिर्फ सलाद लें या फ्रूट ले लें या स्मूदी ले लें। जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पॉमग्रेनेट हो गया, है ना। ये चीजें आप सीधा मिक्सचर में चला के छानिए मत और सीधा पी जाइए उसको, एक बाउल से आप खा भी सकते हैं। तो ये अगर ले लेते हैं ना तो पूरे फाइबर फाइबर आ जाते हैं आपकी बॉडी में। उसके बाद में जैसे आपका पेशेंट 6 बजे उठ रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करके फ्रेशन अप होकर के 9-9:30 बजे तक वो रेडी होता है, तो अगर एक एक ग्लास पूरा वो स्मूदी पी जाता है या फिर फ्रूट्स खा लेता है ना एक बाउल, वो 3-4 घंटे
सरवाइव कर जाएगा। उसके बाद में आप उसको 1 से 2 बजे लंच का टाइम दीजिए, लेकिन लंच के पहले उनको ना सैलेड देने को बोलिए। सैलेड क्यों? क्योंकि फाइबर चाहिए। अभी हमको फैट हटाना है बॉडी में से, तो दूध, दही, चावल, आलू, जो भी जमीन के नीचे की चीजें उनको हटा दीजिए। आलू, प्याज, स्वीट पोटैटो, जीमी कांदा, जो भी खाते हैं लोग वो हटा दीजिए उनको। बीट रूट सब हटा दीजिए। जमीन के अंदर की कोई भी चीज नहीं खानी है ना, ये ध्यान रखेंगे। आप उनको पल्सेस मतलब दालें दीजिए। राहड़ की दाल, वो भी अगर पानी पीते हैं तो ज्यादा बेटर है। राहड़ की दाल का पानी, मूंग की दाल का पानी, और सबसे बेस्ट है ग्रीन ग्राम, मतलब हरी मूंग की दाल छिलके वाली। सबसे बेस्ट दाल वो है। अगर आपका पेशेंट सुबह 6 बजे उठता है, सुबह फ्रूट्स खाता है, दोपहर में सलाद के बाद में खाना खाता है, और खाने में 3 चपाती, 1 बाउल मूंग की दाल का पानी, 1 कटोरी सब्जी, ये खाता है, और शाम को भी यही यही खाना खाता है, तो 1 महीने में 5 किलो कम होगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। बिल्कुल कम होता है। और एक्सरसाइज करवाते रहिए। ये चीजें करने से ना काफी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन ग्राम है, जो मूंग की दाल है, वो आयुर्वेद में पथ्यतम बोला गया है। अगर आप एकदम ज्यादा डायरिया है, एकदम ही पेट खराब है, आप ऐसा लग रहा है पानी भी पी रहे हैं और नहीं पच रहा है, तो मूंग की दाल का पानी या मूंग की दाल का सूप पिएंगे तो वो डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी को ताकत देता है। क्योंकि कई बार जैसे टीबी है, या बहुत मोटे जिन लोग हो जाते हैं, उन लोगों को ना बार बार भूख लगती है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि अरे सर 3 बार में तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा, मैं मेरे को तो खाने में ही ऐसे लगे कि मजा नहीं आ रहा है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी है ना, वो सस्टेन नहीं कर पाता। उनको समझ में नहीं आता कि कितना मेरे लिए जरूरी है और कितना नहीं जरूरी है। उनको लगता है कि खाते रहना बहुत सही है, तो उनको वैसे ही कर रहा है। 100 kg, 120 kg, 90 kg, जो भी पेशेंट है आपका, उसको पहले रूटीन के अंदर लाइए। क्योंकि अगर हेल्दी रहना है तो रूटीन फॉलो करना जरूरी है। रूटीन अगर वो 6 बजे उठे, 6:30 बजे उठे, एक्सरसाइज करें, फ्रेशन अप होकर के नहा करके फ्रूट्स खाएं, दोपहर में सलाद, सलाद के बाद में खाना, शाम को हाई टी, बस सुबह शाम आधी आधी कप चाय, और रात को 8 बजे के पहले खाना खा लें, 7 से 8 के बीच में। ये रूटीन अगर फॉलो करते हैं और सुबह एक्सरसाइज करते हैं और हमारा जो मेटाबॉलिक स्टेज 1 स्टेज 2 करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि 3 महीने से आपको ऊपर दवाई देने की जरूरत पड़ेगी। आप आज लिख लो ये, किसी भी आदमी को पकड़ के आप करके देख लो, 100% रिजल्ट आता ही है। क्योंकि ये आइडियल रूटीन है और हम लोग भी यही करते हैं। चाहे मेरे क्लिनिक में हो, चाहे हम डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर्स को दें, चाहे डेजॉय के पेशेंट्स को दें, हमने यही प्रोटोकॉल आजमाया और हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। हमने 120 को लेके 90 तक लेके आए हैं, 120 kg से, वो भी 2-3 महीने में ही। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, या थोड़ा आपको फॉलो अप लेते रहना पड़ेगा, उनका मोटिवेशन बना के रखना, लेकिन उससे रिजल्ट आपको मिलेंगे डेफिनेटली। तो ये जो 6 चीजें हैं, अभी हम मेटाबॉलिक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हम समझ गए। हमने रूटीन देख ली कि हमको सूर्य के हिसाब से ही चलना है, सुबह 6 बजे उठना है और 7-8 बजे तक खाना खत्म करना है ना। और खाने के सामान्य नियम का पालन करवाना है, लाइक चबा चबा के खाना है, गुस्से में नहीं खाना है, शांति से बैठ के खाना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद 100 कदम चलना है। दैट्स इट। यहाँ पर क्या करते हैं बहुत से लोग मैं अभी अब ये 6 जो चीजें हैं मैं ये बताता हूँ कि मैंने इन सिर्फ 6 चीजों को ही क्यों डाला है। पहला, वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल करना है क्यों? क्योंकि आपको आर्थराइटिस होने का चांसेस है। दूसरी बात, कोई भी ओवरवेट पर्सन बहुत स्मार्ट नहीं दिखता है। अभी हम जब डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ हमारी है, तो वो डैमेज होती है। तो वेट कंट्रोल करना तो आपको इन एनी कंडीशन जरूरी है, आपकी बॉडी भी भारी लगेगी। कैलोरी कंट्रोल करना क्यों जरूरी? जैसे मैंने अभी बताया कि हमको फाइबर चाहिए, हमको फ्रूट्स लेने हैं, सैलड लेने हैं, है ना, ये चीजें लेनी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप महंगी सलाद खाइए, आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, इसमें भी चल सकते हैं। स्टार्टिंग के महीने में इस पे चलिए, फिर भले आप गाजर मूली पे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है पहले, लेकिन पहला महीना इन पे ही चलने दीजिए उनको। इसके बाद में आप वो चीजें एडप्ट करिए, है ना, वो चलता है। क्यों हमको कैलोरी कंट्रोल करना है? क्योंकि हमको ना फैट चाहिए, फैट नहीं बनाना है, हमको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए। तो वो चीजें हमको ध्यान देनी है। कार्ब्स को जितना, देखिए कार्ब्स भी हमको लिमिट में चाहिए रहता है, क्योंकि आप जो भी खाएंगे ना वो ग्लूकोज ही बनेगा। तो जितना फाइबर लेंगे या जितना प्रोटीन लेंगे उतना बेटर रहता है। फाइबर आपको सैलेड से मिल जाएगा,
और फ्रूट से मिल जाएगा, प्रोटीन आपको दालों से मिल जाएगा। दाल का पानी पीजिए, हेल्दी भी रहेगा, डाइजेस्टिव भी रहेगा और पोषण भी देगा। तो ये ध्यान देना है। मोर वेजिटेबल्स, मोर वेजिटेबल्स क्यों लाना है? क्योंकि आपको फैट कट आउट करना है, आपको ऐसी चीजें अवॉइड करनी है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, या तेल हो गया, मिर्च हो गया, मसाला हो गया, ये आपको मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ना हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। आप उनसे पूछेंगे ना किस समय उठते हैं, मैं 6 बजे उठता हूँ, 9 बजे खाना खाता हूँ, 1 बजे खाना खाता हूँ, 7 बजे खाना खाता हूँ, फिर भी पाइल्स है। क्यों? क्योंकि मिर्ची खा रहा है वो बंदा दिन में तीनों टाइम एक एक मिर्च खा रहा है, या दिन में लाल मिर्च ऊपर से डाल के खा रहा है नमक। तो ये जो की पॉइंट्स है ना, ईटिंग हैबिट्स है, ये डिस्टर्ब करती है, और हमको लगता है कि हमारी ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे सोरियासिस कंडीशन रहेगी, या गाउटी आर्थराइटिस रहेगा, या बहुत ऐसे केसेस हैं, एसएलई है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, उसमें वो सब सही कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी होती है जहां पे वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, लाइक मिर्च खा रहे होंगे, या तेल खा रहे होंगे, है ना, या नॉनवेज खा रहे होंगे। देखिए नॉनवेज खाना मैं खराब है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन नॉनवेज खाने के अगेंस्ट में आपको उतना वर्कआउट करना है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो इतना एसिडिक बनाता है ना आपकी बॉडी को, तो आपकी बॉडी का कैल्शियम लेवल डाउन होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम उस एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए, कैल्शियम आपकी बॉडी से स्टमक में आ रहा होता है, या ये स्टडीज है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखना, तो बहुत मोटे लोग होंगे ना, उनको कमर में दिक्कत आ जाती है, अचानक घुटनों में भी दिक्कत आ जाती है, या गर्दन में दिक्कत आ जाती है। चलो घुटनों का तो समझ में आता है, लेकिन गर्दन में क्यों दिक्कत आएगी, कमर में क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि वहां का कैल्शियम जल्दी 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 आ रहा होता है इधर, ताकि स्टमक का जो एसिड सिक्रेशन जो बढ़ रहा है ना, वो नॉर्मलाइज रहे, आपका पेट शांत रहे। क्योंकि आप हमारा पेट या हमारा ब्लड, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए, 7.7 रहना चाहिए। अगर वो 4 या 3 के अंदर जाने लगता है ना, तो हमको फिर बड़ी बीमारियां लाइक कैंसर हो गया, पूरा ब्लड खराब होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ये चीजें हमको आने लगती है। तो हमको बॉडी को अल्कलाइन रखना होता है। अल्कलाइन किससे होता है? मैक्सिमम फाइबर लेने से आपका बॉडी अल्कलाइन रहता है। तो इस चीज का ध्यान देना है। उसके बाद में वाटर बैलेंस है। वाटर बैलेंस इसलिए भी जरूरी है। देखिए अब वाटर में एक ट्रिक ये रहती है, बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे बैठे हैं दिन भर एसी में बैठे हैं, और वो हर 1 घंटे में पानी पी रहे हैं, हर 1 घंटे में, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एसी में बैठे हैं तो बॉडी ड्राई होती है ना, तो उसके लिए पानी पीना नहीं, आपको ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है ना। हम बोलते हैं कि वी हैव टू बी हाइड्रेटेड, बट हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, आई अग्री, बट ओवर ड्रिंकिंग वाटर से भी ना आपका बॉडी खराब होता है, और आपको ओबेसिटी आने का चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कोई फ्लश सिस्टम नहीं है कि आपने पानी पिया और यूरिन के थ्रू वो पूरा प्रोसेस फॉलो, आप भाई पिएंगे पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो जो प्रोसेस खाने के साथ फॉलो होती है वही प्रोसेस आपकी फॉलो होगी। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा पानी ना पिए, जितनी जरूरत है उतना ही पिए। लाइक आपको प्यास भी नहीं लगनी चाहिए कि आप एकदम गला सूख गया और एकदम बेचैनी हो रही है प्यास को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक व्याधि है। बट आप ओवर वाटर ड्रिंकिंग करेंगे ना, तो दैट लीड्स टू इंडाइजेशन, वो होगा 100%। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। फिफ्थ है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्यों जरूरी? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम अब इवन तो खाना भी हम घर मंगा के खाते हैं, हम इतना भी बॉदर नहीं करते कि हम रेस्टोरेंट जाके खाना खा लें, या थोड़ी देर बैठ के खाना खा लें, या थोड़ा वर्कआउट कर लें, या थोड़ा सा पैदल चले, नहीं, हमको घर पे के डोर स्टेप पे सब चाहिए। तो ये चीजें हमको हटानी होती है। तो आपको ऐसा नहीं कि एकदम अगर पेशेंट नहीं कच कर पा रहा तो नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द जिम, या फिर आपको वॉक पे करिए। सुबह नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उनके रूटीन के हिसाब से सेटल करिए। क्या करना है भाई, अगर आपका काम बैठ के हो रहा है तो उसको खड़े होकर करिए, है ना। जो काम लेट के कर रहे हैं उसको बैठ के करिए, जो बैठ के कर सकते हैं उसको खड़े होकर करिए। लिफ्ट को छोड़ के स्टेयर्स लीजिए, है ना। ये थोड़ा थोड़ा जब करेंगे ना, तो उनका बॉडी वर्कआउट करने लगता है, और जैसे जैसे ना बॉडी उनको हल्का लगेगा, या बॉडी वर्कआउट करने के बाद जब अच्छी लगने लगेगी ना, तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा। 80% जो पीपल्स रहते हैं या जो बीमार पर्सन रहते हैं ना, वो हेल्थ को फील नहीं किए रहते हैं। लाइक अगर मैं आपको एक अच्छी खुशबूदार जगह में लेकर के जाऊं, तो आप वापस कभी बदबूदार जगह में नहीं जाएंगे। दिस इज द की। तो वैसे ही जब एक पेशेंट आपका हेल्दी फील कर रहा होता है ना, तो वो उस फीलिंग को समझता है, उस फीलिंग को पकड़ के रखना पड़ता है।
है ना। और हमारी बॉडी भी ना खेती करने जैसा है, आपको अपनी खेती पे ध्यान देना होता, नहीं तो खरपतवार उगेगा ही और खराब क्रॉप्स आएंगे ही या कीड़े लगेंगे ही, तो आपको अपनी अ, फसल को मेंटेन करते रहना पड़ता है। इसलिए ये चीजें जरूरी है। और लास्ट हमारा ये ऑप्शन है कि हेल्दी स्लीप। अब हेल्दी स्लीप सर, सब लोग तो सोते हैं, हम लोग तो, मैं तो सोता हूँ सर 8 घंटे, बट टाइमिंग क्या है? आप 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हैं, ये 8 घंटे सही नहीं है। आप 11 बजे सो के 7 बजे उठे, दैट विल बी ओके, ठीक है। वो फिर भी एक बार मैं बोलूंगा ठीक है, रादर देन कि आप 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहे हैं, है ना। मैक्सिमम 11 बजे तक आप बेड पे आ जाइए, 7 बजे उठना ही सफिशिएंट, 8 घंटे की नींद हमको सफिशिएंट है। बट 7 घंटे भी अगर कोई सो रहा है ना, तो मैं बोलूंगा वो भी ठीक है, क्योंकि हम इतने इनएक्टिव रहते हैं दिन भर, हमको जरूरत नहीं बहुत आराम करने की, हमको साउंड स्लीप की जरूरत है। आप जाएं, सोएं, आपको अच्छी नींद आ जाए। और ये हो, बहुत से लोग के साथ क्या होता है, वो 10 बजे पहुंचेंगे और दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, रात में फिर अब वो रील्स देखेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, तो वो इतना डिस्टर्बिंग रहता है कि आपकी नींद वो वैसे ही हट जाती है। तो ये चीजें भी ना, अब ये चीज, इससे क्या होगा सर, सोने से क्या होता है, मोटापा थोड़ी ना बढ़ता है। मोटापा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के जो सिक्रीशंस है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप आज 11 बजे सो रहे हैं, कल 12 बजे सोएंगे, परसों 2 बजे सोएंगे, फिर कभी सोएंगे नहीं, सुबह 5 बजे सोएंगे, फिर आप अचानक 9 बजे सो जाएंगे, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, आपकी बॉडी को ये समझ में नहीं आता एसिड सीक्रेट कब करना है। आपको भूख का एहसास डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से लोग आप जो अभी देखेंगे, आप उनसे पूछेंगे ना, भाई खाना कितने समय खाता है, बोलेंगे 9 बजे खाता हूँ, 2 बजे खाता हूँ, 8 बजे खाता हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छा टाइमिंग है, सब सही है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सब सही, फिर भी तकलीफ क्यों है? क्योंकि उनको भूख का एहसास नहीं है। भूख का एहसास नहीं है मतलब आपकी बॉडी में सिक्रीशंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों मेंटेन नहीं होगी? सोने का समय निश्चित नहीं है। सोने का समय निश्चित नहीं होने से बहुत सारे, देखिए पहली बात तो आपका मूड स्विंग्स होते हैं। आप आज अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं, कल 8 बजे उठेंगे, परसों 10 बजे, फिर 5 बजे उठेंगे, तो आपका मन भी खराब रहेगा। आप एक एक मानसिकता पे या डिसिप्लिन आप लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, आपकी ईटिंग पैटर्न बदलेंगे, आपको बार बार खाने का मन करेगा, और आपको भूख लगने और खोटी भूख या सुडो हंगर जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। मतलब अगर आपको ना भूख लगी है तेज और चटपटा खाने का मन कर रहा है, मैं भेल खा लूं, पिज्जा खा लूं, गुपचुप खा लूं, तो वो भूख नहीं है। वहां पर उनको बोलिए कि आप चुपचाप गर्म पानी पी लीजिए, या कोई भी ना आंवला की टैबलेट हो गया, या गिलोय की टैबलेट हो गई, या लीवर की सिरप, वो पी लीजिए। क्योंकि उस समय ना वो एसिड सिक्रेटेड रहता है हमारी बॉडी में, और वो हमारे मन को आदेश देता है कि यार कुछ लाओ जिससे मसाला बढ़े। दैट इज द फीडबैक। उस चीज को हटाने के लिए आपको लीवीज, आंवला, ये खिलाना चाहिए पेशेंट को एट दैट टाइम। जैसे ही आपको एकदम भूख लगेगी, ओरिजिनल भूख जिसको हम बोलते हैं, उस समय आपको ना थोड़े हाथ ऐसे पाके और मीठा खाने का मन करता है, दैट इज द रियल हंगर। आपको ये ध्यान आना चाहिए, नहीं यार जो खोटी भूख है, हमको जब ऐसे समोसे खा लूं, गुपचुप खा लूं, मिक्सचर खा लूं, ऐसी जब भूख लगती है ना, वो दैट इज नॉट अ रियल हंगर। उस समय आप पेशेंट को स्ट्रिक्टली मना करें कि आपको ये नहीं खाना है। उस समय लगे तो आंवला कैप्सूल खा लो 2, शतावरी की कैप्सूल खा लो 2, मल्टीविटामिन की कैप्सूल खा लो, चलेगा। बट ये चीजें, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी वो टॉक्सिक एसिड रहता है, उसके साथ में ये समोसे और वो मिलकर के और टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, और उनको फिर हार्ट बर्न, डकारे आना, है ना, पेट खराब होना, फोड़े फुंसियां होना, ये क्रिएट करता है। तो ये जो चीजें आती है ना, ये डेली लाइफ से आती है। और कैसा है ना, मैं हर बार बोलता हूँ, आप जैसे से पेशेंट का रूटीन देखेंगे ना, और पेशेंट को भी छोड़ो, पहले आप रूटीन मेंटेन करिए। आप सुबह 6 बजे उठिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, हेल्दी लंच लीजिए, लाइट डिनर लीजिए। आप 4-5 दिन में समझ जाएंगे कि मेरे रूटीन पे इतना फोकस क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो 50% परेशानी ना रूटीन से ही सेटल हो सकती है। हमने जो कोविड स्टेज 1 2 3 या मेटाबॉलिक स्टेज 1 2 3 बनाए, इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि हम हर, देखिए 30 35 50 लोगों को डेली डेली ये समझाना, उस प्रोटोकॉल को समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए। चाहे आसिफ सर ने कल्पना बना, उनके लिए भी इम्पॉसिबल, इसलिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, भाई ये चार्ट है, आप भी फॉलो करिए। बहुत से लोग
अगर डायबिटीज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, भाई डायबिटीज सर मेरे को 700 डायबिटीज है, 800 डायबिटीज है, समझ में नहीं आ रहा है, इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन पे है पेशेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, आप मेटाबॉलिक स्टेज 3 चालू कर दीजिए। थायराइड बढ़ा हुआ है सर, TSH है 20-30 पहुंच गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप मेटाबॉलिक स्टेज से चालू कर दीजिए। मेटाबॉलिक स्टेजेस बनाने का कारण है कि आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और हेल्थी होते जा रहा है पर्सन, या कुछ भी ऐसा केस है जो हमारे हाथ से बाहर, आप मेटाबॉलिक स्टेज चालू करते हैं। कैंसर छोड़ करके, कैंसर में कुछ रिस्क रहते हैं, उसको छोड़ करके आप मेटाबॉलिक स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1 उसी कंडीशन के हिसाब से चालू कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक प्रोटोकॉल 1 महीने का 21 दिन का फॉलो करने के बाद में जब आप पेशेंट से पूछेंगे ना भाई क्या रिजल्ट है, वो बोलेगा मेरे को लग रहा है एटलीस्ट 25% तो आराम आएगा, वो बोलेगा ये बात। ये हमको बस थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ हम देख कहाँ रहे हैं, देख किसको रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं कि नहीं, ये चीजें हमको ध्यान देनी है, राइट। इसके बाद में हमारा जो लास्ट स्लाइड है वो है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार की ये इसकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी पिक ले लीजिए आप। क्यों पिक लेने बोल रहा हूँ, इसमें बताया है कि आपको सांसें कब लेनी है और सांसें कब छोड़नी है। जैसे आप देखेंगे ना, पहला वो हाथ जोड़कर खड़ी है, जो थेरेपिस्ट है इनहेल कर रही है, एक्सहेल कर रही है, फिर जब हाथ ऊपर कर रही है तब इनहेल करना है, फिर जब आगे आ रही है तो एक्सहेल, मतलब सांस छोड़ना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर रिटीन मतलब रोक करके रखना है, जब प्लैंक पोजीशन में तो रोक करके रखना है, फिर एक्सहेल है, फिर इनहेल है, फिर एक्सहेल है, फिर इनहेल है। ऐसा करके जो सांसों के साथ में जो एक्सरसाइज है ना, इससे क्या होता है, इससे आपके दो चीजें होते हैं, पहला फैट बर्न बहुत जल्दी होता है, दूसरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, और तीसरा उस आसन का प्रॉपर एक रिजल्ट आता है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम हमारे बहुत सारे आसन के नाम रहते हैं, लाइक गरुड़ासन है, भुजंगासन है, मकर आसन है। जैसे गरुड़ासन की बात करें, जो व्यक्ति ऐसा आचार्य पतंजलि ने योग सूत्र में बोला कि जो व्यक्ति गरुड़ासन को सिद्ध कर लेता है ना, उसकी दृष्टि गरुड़ के जैसे हो जाती है, वो उतनी दूर तक देख सकता है। लाइक आप ऊपर से एक गरुड़ देख लेता है ना, छोटे जीव जंतु को उतनी शार्प दृष्टि हो जाती है, राइट। जो लोग पद्मासन का वो कर लेते हैं, आसन सिद्धि कर लेते हैं, वो कमल के समान शांत हो जाते हैं। या जो सुखासन का अभ्यास कर लेते हैं, अब ये आसन सिद्धि या सुखासन कैसे होता है, ये हमारे दिन के 10वें